होम्स, ये नाम सुनते ही हम सब के दिमाग में फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स का नाम आता है और एक अच्छे, ईमानदार और बुराई से लड़ने वाले व्यक्ति की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। पर हर होम्स शेरलॉक होम्स नहीं होता और ये भी हो सकता है कि वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ईवल हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एच होम्स के बारे में जानेंगे, जो कि इस दुनिया का पहला रिकॉर्डेड सीरियल किलर था। उसका जन्म 16 मई 1861 को गिलमेंटन, न्यू हैम्पशायर में हुआ। उसके पिता एक किसान और माँ एक टीचर थी। वो 5 बच्चों में तीसरा बच्चा था। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे और इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ बहुत सख्ताई से पेश आते थे। वो बहुत अच्छा, वेल बिहेव्ड और ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इसी वजह से बाकी स्टूडेंट उससे जलते थे और उसे परेशान करते थे। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी शादी क्लेयर लॉवरिंग से हो गई। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रॉबर्ट रखा गया। 1884 में होम्स की वाइफ उससे अलग हो गई और बहुत दूर चली गई, क्योंकि वो उसे मारता पीटता था और उससे बहुत बुरा व्यवहार करता था। 1884 में उसकी वाइफ के जाने के बाद उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मेडिकल एंड सर्जिकल डिपार्टमेंट में। ग्रेजुएशन के बाद उसने कई शहर में नौकरियां बदली। इस बीच उसके ऊपर 2 छोटे लड़कों को मारने का शक हुआ। एक लड़का होम्स के साथ देखे जाने के बाद गायब हो गया और दूसरा होम्स की फार्मेसी से दवाई लेने के बाद मर गया। इसके अलावा उसने काफ़ी इंश्योरेंस फ्रॉड्स भी किए। 1886 में होम्स शिकागो आ गया और उसने अपना नाम चेंज करके एच होम्स रख लिया, ताकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके। 1886 में ही उसने बिना क्लेयर को डाइवोर्स दिए मेटा बेल्कनैप से शादी की। उनकी एक बेटी हुई, लूसी थियोडेट होम्स। बाद में 1894 में उसने जॉर्जियाना योक से शादी की। उसने कभी भी अपनी किसी बीवी को डाइवोर्स नहीं दिया। होम्स ने शिकागो में कुछ समय एक दवाई की दुकान पर काम किया और बाद में वो दुकान खरीद ली। होम्स ने बताया कि उस दुकान की मालकिन पति के मरने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास कैलिफोर्निया चली गई है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। होम्स ने अपनी दुकान के सामने एक खाली पड़ा प्लॉट खरीद लिया और 1887 में वहां होटल बनाने का काम शुरू हुआ, जिसे उसने वर्ल्ड्स फेयर होटल का नाम दिया। होम्स ने कहा 1893 में कोलंबस के अराइवल की 400वीं सालगिरह के मेले पर आने वाले विजिटर्स के लिए उसने ये होटल बनाया है। बाद में ये होटल द मर्डर कैसल या मौत का किला के नाम से फेमस हुआ। वो होटल इतना बड़ा था कि वहाँ के लोग उसे द कैसल बोलते थे। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। उसके ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स और शोरूम्स बनाए गए थे। ऊपरी बिल्डिंग में होम्स का ऑफिस और 100 से भी ज़्यादा कमरे बनाए थे। कुछ कमरे साउंड प्रूफ थे और उनमें गैस की पाइपलाइन बिछाई गई थी, ताकि लोगों को सोते हुए उनकी नींद में बिना किसी आवाज़ के मारा जा सके। कुछ कमरे सिर्फ बाहर से खुलते थे। वहाँ छुपे हुए रास्ते और कमरे भी थे, ताकि होम्स वहाँ आए लोगों पर नज़रें रख सके। वहाँ के कुछ कमरे सिर्फ बाहर से खुलते थे। ऐसी सीढ़ियाँ थी जो कहीं भी नहीं जाती थी। कुछ कमरों के दरवाजे ही नहीं थे और कुछ दरवाज़ों के कमरे ही नहीं थे। दीवारों में और कमरों के फर्श पर छुपी हुई चिमनियाँ बनाई गई थी, जो सीधे बेसमेंट में जाकर खुलती थी। वो चिमनियाँ कपड़े नहीं बल्कि डेड बॉडीज ले जाने के लिए बनाई गई थी।
बेसमेंट में होम्स उन बॉडीज को काटकर उनके पार्ट निकाल लेता था और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देता था और उनके कंकाल को साफ करके इंस्टीट्यूट्स को बेच देता था। उस होटल का सेकंड फ्लोर होम्स का टॉर्चर चेम्बर था। वहाँ कुछ कमरों में टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे ब्लो टॉर्च, बॉडीज को काटने का सामान, जहर और ऐसे एसिड जो इंसान की बॉडी को आसानी से गला सकते थे। वहाँ एक गैस चैम्बर, एक हैंगिंग रूम भी था जहाँ लोगों को उल्टा लटकाकर रखा जाता था। और उस होटल के सारे रास्ते और एग्जिट्स सिर्फ होम्स को ही पता थे। जो एक बार उस होटल में जाता था वो बिना होम्स की मर्जी के बाहर नहीं आ सकता था। होम्स की ज़्यादातर विक्टिम यंग लड़कियां होती थी। क्योंकि होम्स बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग था, इसलिए वो उसके प्यार के झांसे में आ जाती थी और होम्स के साथ होटल चली जाया करती थी और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आती थी। जुलाई 1894 को होम्स गिरवी रखी हुई चीज़ों को बेचने की वजह से अरेस्ट हो गया। वो वहाँ मैरियन हेजपेफ से मिला, जो कि 25 सालों से उसी जेल में था। होम्स ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो अपने नाम पर एक फेक इंश्योरेंस कराएगा और अपनी फेक डेथ दिखाकर उनसे $10,000 ले लेगा। उसने मैरियन से कहा कि अगर वो उसे किसी भरोसे वाले वकील का नाम बता दे तो वो उसे $500 देगा, जिसके लिए मैरियन मान गया। पर होम्स का प्लान बिगड़ गया जब इंश्योरेंस कंपनी को शक हो गया और उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। होम्स ने फिर दूसरी स्कीम बनाई। उसने अपने दोस्त और राइट हैंड बेंजामिन पिट्ज़ल को अपनी जगह ऐसा करने के लिए कहा और वो मान गया। पर उसने बेंजामिन को सच में मार दिया और इंश्योरेंस के सारे पैसे ले लिए। बेंजामिन की वाइफ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। होम्स ने उसे बताया कि बेंजामिन लंदन भाग गया है और वहाँ छुपा हुआ है। उसने उनके 3 बच्चों एलिस, नेली और हॉवर्ड की कस्टडी ले ली और यूएसए से कनाडा चला गया। वहां जाने के बाद उसने बेंजामिन की 2 बेटियों को एक ट्रंक में बंद किया और उस ट्रंक को गैस की पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया और दोनों बच्चियों का दम घोंटकर उन्हें मार डाला। उसने उनकी बॉडीज को किराए के घर के बेसमेंट में दबा दिया। बाद में होम्स ने एक मेडिकल स्टोर से एक ड्रग खरीदा और उससे उसने हॉवर्ड को मार डाला और उसके टुकड़े करने के बाद उन्हें अपनी चिमनी में जला दिया। होम्स के अरेस्ट के बाद एक डिटेक्टिव ने बच्चियों की हड्डियां बेसमेंट से निकाली और हॉवर्ड के दांत और कुछ हड्डियां चिमनी से मिले। 1894 में हेजपेफ ने पुलिस को होम्स की स्कीम के बारे में बता दिया, क्योंकि उसने उसे $500 नहीं दिए थे। होम्स को बॉस्टन में घोड़ा चुराने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के बाद होम्स के कई एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लिए गए। उसके केयर टेकर पैट क्विनलन ने पुलिस को बताया कि कैसल के सेकंड फ्लोर की सफाई करने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, जिससे पुलिस को शक हुआ और उन्होंने होटल की तलाशी लेना ज़रूरी समझा। पुलिस को सेकंड फ्लोर पर होम्स के सीक्रेट रूम और टॉर्चर चैम्बर्स मिले। होम्स के खिलाफ और सबूतों के लिए उन्होंने बेसमेंट की तलाशी लेना ज़रूरी समझा और उनका सामना एक असली नर्क से हुआ। बेसमेंट में इंसानों की हड्डियां, उनका पोस्टमार्टम करने का हर एक औजार और इंसानों को गला देने वाले एसिड मौजूद थे। अक्टूबर 1895 को होम्स को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उसने खुद को इनोसेंट साबित करने की कई कोशिशें की, पर वो नाकाम रहा। उसने ये भी कहा कि उसे डेविल ने पोजेस किया है। 7 मई 1896 को होम्स को फांसी दे दी गई और इस तरह अमेरिका के पहले और दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर का अंत हुआ।